Assalamu alaikum everyone. I'm really pleased to welcome our speaker for today's session, Mr. Aftab Ahmed, who is currently studying who currently crack a student visa for University of Siegen, Germany. And Aftab is not only someone I have known personally for a long time, but also someone who has first-hand experience of the German education system and student journey in Germany. And today he'll be sharing his practical experience with us, starting from university application and admission requirements to the visa process, cost of living, scholarship, and life as international students, and what's the requirements and what's the pros and cons. So, welcome, Aftab, and the floor is yours. Walaikum Assalam. Thank you very much, Humayun, for introduction. अभी क्या हम सेशन को स्टार्ट करते हैं? Yeah, go ahead. Okay, thank you so much. Let me display the slides. क्या स्लाइड सबको नजर आ रही है? Yes. Okay. इसको स्लाइड शो पे अगर आप कर देंगे तो आई थिंक सो ज्यादा विजिबल हो जाएंगे. ये बॉटम पे आप देखें ना, यहाँ पे अब ठीक है? क्या शो हो रही है? ना. सर आपका स्क्रीन ऑफ. अब हो रही है? यस सर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो जर्मन स्टडी वीज़ा जो उसको सिक्योर करना चाहते हैं, तो सभी जो है जर्मनी को क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी जो सबसे पहले रीज़न ये है कि जर्मन यूनिवर्सिटी जो है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनमें ट्यूशन फ़ी नहीं है. ठीक है. ये एक ऐसा फैक्टर है जो सभी स्टूडेंट्स जो है ना उनको अपनी तरफ खींचता है, और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो जर्मनी जो है ना वहाँ पे स्टडी और वहाँ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स को सिक्योर करें. ठीक है. उसके बाद सेकंड फैक्टर ये आता है कि आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री, मोस्टली मास्टर डिग्री जो है उसको इंग्लिश, चूँकि हमने पाकिस्तान या जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स हैं लाइक इंडिया वगैरह, वहाँ पे हमने इंग्लिश में स्टडी किया होता है, तो हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि हमें ऐसी डिग्री मिले जिसमें जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम हो. ठीक है. तो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी ऑफ़र करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको ऑफ़र करती हैं. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ट्यूशन फ़ी होती है, वो भी बहुत कम होती है, तकरीबन 300 से 400 मैक्सिमम लोगों तक. ठीक है. और उसके अंदर भी आपका सेमेस्टर टिकट होता है,
तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं। बिगेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की, और उसके अलावा अगर हम वीज़ा सिचुएशन देखें या वीज़ा रेशो देखें पाकिस्तान से, तो वो भी ऑलमोस्ट 99% वीज़ा सक्सेस रेट है पाकिस्तान में चल रहा है जो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी वैसे इस्लामाबाद की, ठीक है। और तकरीबन मेरे प्रोसेस को लगे थे 7 मंथ ऑलमोस्ट, और इन 7 महीनों में मैंने सिर्फ 2 एम्बेसी की रिजेक्शंस देखी हैं, ठीक है, जो मेरी नज़र से गुजरी हैं। और उनमें भी क्या थी कि एक जो बंदा जिसकी रिजेक्शन थी उसको यूनिवर्सिटी ने ईमेल किया था, बट उस बंदे ने यूनिवर्सिटी को डेडलाइन तक वो डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी ने उससे मांगा उसने उसको प्रोवाइड नहीं किया और एम्बेसी ने रिजेक्शन लगा दी। और जो दूसरा केस था उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट वाला जो है ना ब्लेंडर था, जिस वजह से उसको रिजेक्शन मिली, ठीक है। ओवरऑल यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप एडमिशन सिक्योर करते हैं और आप अपॉइंटमेंट के बाद इंटरव्यू दे लेते हैं, कोई मेजर ब्लेंडर या फेक डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करते, तो 100% आपको जो है ना वो वीज़ा मिलता है जर्मनी का, ठीक है। चलिए बाकी मुझे स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रोसीजर पर। चूँकि जो मुझे बताया गया कि यहाँ पे सभी बिगनर्स हैं जिनको बस जर्मनी का उन्होंने सुना है और उनको ऐसे उस तरह आइडिया नहीं है कि किस तरह उन्होंने एडमिशन को सिक्योर करना है, उसमें क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, किस टाइम उन्होंने जो है एडमिशन को टारगेट करना है। इसमें मैंने इनको ऑलमोस्ट 8 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना होता है हमने। अभी उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं फिर हम एडमिशन जो है उसको सिक्योर करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। और जब हमें एडमिशन मिल जाता है हम जर्मन यूनिवर्सिटी में जो है अपनी प्लेस सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद हम एम्बेसी की वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे एम्बेसी की वेटिंग लिस्ट जो है इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि यूँ समझ लें कि जैसे हम किसी भी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे कोई ऑफिस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, सब फाइलें लेके खड़े हैं, तो क्या है कि वो आपकी एक लाइन, एक क्यू बना देते हैं कि भाई आप इस बारी पे आए हैं, 7वां नंबर है आपका, आप 8 हैं, आपका 9 है, ठीक है। जब आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ये बात अंडरस्टूड है, 100% आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपकी सबमिशन आएगी, कोई बंदा आपको नहीं भगाएगा। जिस बंदे ने वेटिंग लिस्ट आपके बाद ज्वाइन की है उसको बाद में ही सबमिशन आएगी, ये मैं चाह रहा था आपको अभी क्लियर कर दूँ। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मीन्स, यानी कि आप ब्लॉक अकाउंट या जहाँ जहाँ भी आपके जितने पैसे लगने हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। उसके बाद वीज़ा डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स 2 दफ़ा प्रिपेयर करने होते हैं। एक जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं तब, और उसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं जर्मनी वैसे इस्लामाबाद या कराची कॉन्सुलेट में, तो तब उनकी अलग से चेक लिस्ट है, ठीक है। ये 2 दफ़ा एक स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, सबमिशन आपकी आ जाती है, उसके बाद फिर एम्बेसी आपको इंटरव्यू की डेट दे देती है, बायोमेट्रिक, जिसको हम अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। उस वक्त तक फिर आपका वीज़ा इंटरव्यू हो जाता है। वीज़ा इंटरव्यू ऐसा उस तरह इंटरव्यू नहीं होता कि पता नहीं हमारी वो कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने ये देखना होता है कि ये बंदा जो हमारे सामने खड़ा है वो कितना जेन्युइन स्टूडेंट है, ठीक है, क्या उसको पता है वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करेगा। तो ये वहाँ पे देखते हैं कि ये बंदा कितना जेन्युइन है, क्या ये डिज़र्व करता है। उसके बाद फिर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। एक चीज़, कोई भी बंदा, कोई भी जो स्टूडेंट है, जब भी वो जर्मनी अप्लाई करता है ना, वो पता क्या करता है, जो मेरे नोटिस में है और मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये करता है कि अच्छा मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, मैं डिग्री अप्लाई करता हूँ, ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं आइल्स करता हूँ, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटीज़ को देखूँगा। ये सबसे बड़ा ब्लेंडर है। इस ब्लेंडर में आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये बात बेशक आप मेरी लिख लें। आप आइल्स का डिसीजन अभी आपने नहीं लिया, आप उससे पहले ये डिसाइड करें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। नंबर 1 पे आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करें, क्योंकि हर जर्मन यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। किसी ने आपसे
आइल्स मांगा होता है, कोई कहते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे भी काम चलेगा। अब आइल्स में स्टूडेंट्स जो है वो 2 से 3 माह जो है ना वो लगा देते हैं, ठीक है? तो वो 2-3 माह लगाने के बाद वो इनटेक का कुछ टाइम गुजर चुका होता है, ठीक है? और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, उनमें ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट जो है ना उसको सर्व किया जाता है, ठीक है? जो पहले आता है उसकी एप्लीकेशन वो पहले देखते हैं और उसके बाद अगर उनके पास 30 सीट्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद चाहे आपका 3.93 सीजीपीए है, दे डोंट केयर, ठीक है? आपने क्या करना है, जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन कर देती है ना, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखें, आप फ़ौरन अप्लाई कर दें। ये आप जो है ना एक टिप अभी इसको नोट कर लें। नेक्स्ट, अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ को हमें कैसे शॉर्टलिस्ट करना है? यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करते हुए हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है? जिसमें पहले हम देखते हैं कि आप कोर्स एंड रैंकिंग फिट, कि आपका कोर्स क्या है जो आपने बैचलर में पढ़ा हुआ है और आप मास्टर में किस कोर्स में जाना चाह रहे हैं। क्या जो आपका मास्टर का प्रोग्राम जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं कि आप वहाँ पे प्लेस सिक्योर करें, क्या वो आपकी डिग्री के साथ फिट बैठ रहे हैं, ये आपने देखना होता है। उसके बाद आपने देखना होता है कि जो यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हैं वो पब्लिक है या प्राइवेट है। कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं कि वो अप्लाई करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन आ जाते हैं, बट उनको बाद में पता चलता है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, या अगर पता होता है लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं या सबमिशन उनकी आती है तब एम्बेसी में कहती है कि चूँकि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लिहाजा आप पूरे साल की जो है ना वो फ़ी पे कर दें, ठीक है? और नेक्स्ट आप ब्लॉक अकाउंट के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट आप हमें बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाएं। तो मोस्टली जो लोग हैं ना वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्लेस सिक्योर करें, ठीक है? ये भी आपने फैक्टर मान के रखना है। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस कोर्स में आप अप्लाई करेंगे, अगर मज़ीद आगे मैं आपको बताता भी हूँ कैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना है, वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ आपके। जिस भी आपने कोर्स में अप्लाई करना है आपने उसको ब्रीफली देखना है, क्या वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है या वो जर्मन टॉट प्रोग्राम है, ठीक है? कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें उन्होंने जर्मन A1 या A2 लेवल मांगा होता है और वो क्या करती है यूनिवर्सिटी कि वो आपको कंडीशनल डॉक्यूमेंट दे देती है कि आप A1 A2 जब हमें जमा करवा देंगे चौथे का, उसके बाद हम आपको ऑफिशियल एडमिशन लेटर जो है ना वो दे देंगे, अनकंडीशनल होगा। वो अनकंडीशनल एडमिशन लेटर को ही जो एम्बेसी है ना वो करती है एक्सेप्ट, ओके? उसके बाद हमने ये भी देखना होता है यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करते हुए कि आप किस सिटी में वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना वो मौजूद है और उस सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अब ये आप कैसे करेंगे? ये आप इस तरह करेंगे, ये मैं आगे आपको बताता भी हूँ सिटी वगैरह कैसे आपको पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे पता चलेगा यूनिवर्सिटी की। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या डाक की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जितने आप फंड्स आपकी डेली लाइफ, वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के जितने भी रिक्वायर्ड है वो सारे जो है वो आपको बिल्कुल वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो इन 4 फैक्टर्स को आपने ज़रूर माइंड में रखना है जब भी आप यूनिवर्सिटी जो है इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की हमने बात की, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। अभी हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की बात नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है अभी हम उनको ज़रा देखेंगे। क्या स्क्रीन शो हुई है सभी को? काइंडली कंफर्म कर दें। Yes, sir. ओके, थैंक यू।
अब नहीं हो रही। आफ्ताब सब लेफ्ट कर गए। Let me see. हेलो। Go ahead, Aftab now. काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि सेशन कहाँ कहाँ से मैं आउट हुआ था, मुझे बता दें। जब आपने कहा था कि मैं स्क्रीन शेयर करने लगूं वहां से। ओके ओके ठीक है, आपने गूगल पे जाना है, सिंपली यहाँ पे आपने टाइप करना है .डी। ठीक है, डी जो जर्मन की डच लैंड की एक्सटेंशन है, आपने इसको सर्च करना है। ठीक है, अब यूँ है कि जितने भी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उन सब का ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है या थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आके आपने इंग्लिश का ऑप्शन ले लेना है। ठीक है, आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगी। यहाँ पे आपने इंटरनेशनल प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है, चूँकि आप इंटरनेशनल प्रोग्राम में जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इसको आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोर्स जो है उसको चूज़ करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे, अगर आप मास्टर में जाना चाह रहे हैं, आपका बैचलर जो है कंप्लीट है, तो आपने मास्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने कोर्स लैंग्वेज अपनी चूज़ करनी है। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे इंग्लिश ओनली कर देना। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, अब सब्जेक्ट ग्रुप आपके पास यहाँ पे सारे ग्रुप आ जाएंगे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट साइंस, आर्ट, म्यूजिक, इकोनॉमी, सोशल साइंस, लॉ, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, लैंग्वेज, कल्चर स्टडी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। शुमाइम, काइंडली आप मुझे कोई कोर्स बता दें।
मैं उसको फिर यहाँ पे सर्च करता हूँ। रैंडम आप कर लें, चलिए इंफॉर्मेशन मैं कर कितना लेता बड़ा? हूँ, चलिए मैं रैंडम कर लेता हूँ। यहाँ पे चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर का स्टूडेंट हूँ तो मैं एक कोर्स सर्च करता हूँ वर्ल्ड स्टडीज़। ह्यूमैनिटीज कर लें जी। ह्यूमैनिटी जी जी ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सर्च आउट करता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली उसके रेलिवेंट अब यहाँ पे मुझे आया मास्टर डिग्री है जर्मन की, ये वहाँ का प्रोग्राम है बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश। इस डिग्री का ड्यूरेशन है 4 सेमेस्टर यानी कि 2 ईयर, और इसकी बिगिनिंग कहाँ से है? विंटर सेमेस्टर से। और ट्यूशन फी पर सेमेस्टर क्या है? नो ट्यूशन फी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने ओवरव्यू देखना है। डिग्री है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। कोर्स लोकेशन है बेलफोर्ड। टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। लैंग्वेज दिस प्रोग्राम इज taught entirely in English। फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है। ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर है। विंटर सेमेस्टर में स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन पीरियड्स। The following is valid for application from non-EU। We are non-EU स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने non-EU देखना है यहाँ पे। उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 1 जून से 15 जुलाई तक, ठीक है। 15 इट मीन्स के 15 जुलाई गुजर चुकी है, ये विंटर इनटेक गुजर चुकी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी अपनी प्लेस को सिक्योर करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने बोला है कि आपके पास जो है कोई आपके पास वर्क सैंपल होना चाहिए, कोई आपने बीए थीसिस किया हो। बीए हमारे बीएस को वो कहते हैं, बैचलर को कहते हैं। कोई थीसिस किया हो, अगर आपके पास थीसिस, इस यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन मुझे अभी कल आया है, ठीक है। तो मैंने अपनी बैचलर डिग्री में थीसिस नहीं किया होगा। अब मैंने इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया? इस तरह फुलफिल किया कि मैंने एक आर्टिकल के ऊपर जो है ना वो रिसर्च की, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी इनमें इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, उन्होंने बताया होगा कि आपका बैकग्राउंड लॉ से हो, सोशल साइंसेस से हो, या पॉलिटिकल साइंस से हो, हिस्ट्री से हो, लिटरेचर कल्चर स्टडीज़ से हो, ठीक है। और हायर एजुकेशन कमीशन से आपकी डिग्री जो है रिकग्नाइज्ड हो। उसके बाद यहाँ पे अगर लैंग्वेज देखें, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज स्किल उन्होंने बोला उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स क्या है? B2 आपको चाहिए। आइल्स का B2 स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 5.5, 5 एंड 6 तक। भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपका नेट इशू होगा मैं साहब। शुमाइम कंफर्म ब्रदर कीजिएगा। स्क्रीन शो हो रही है, आप लोगों के पास नेटवर्क का इशू है। स्क्रीन शो हो रही है। ये आफ्ताब आप गो हेड करें स्क्रीन ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको मिनिमम 5.5 आइल्स एकेडमिक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम पीरियड। अब देखिए सबमिट एप्लीकेशन आपने कहाँ से करनी है, ये वेबसाइट उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे इनका पोर्टल होगा। अब आपने यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल तो आपको मिल गई, आपको रिक्वायरमेंट्स का पता चल गया, लेकिन अभी आपने आइल्स नहीं किया। आपने यूनिवर्सिटी को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है? आपने सिंपली एक एक्सेल की शीट बनानी है, ठीक है। शीट जब आप बना लेंगे उसके ऊपर आप ये हेडिंग्स दे लें आप, ठीक है। यहाँ पे कोर्स नेम लिखें, यूनिवर्सिटी नेम लिखें, आइल्स लिखें। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्टिंग, एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन थ्रू। अभी मैंने ये मेंशन किया वर्ल्ड स्टडीज़ है। यूनिवर्सिटी जो है वो बेलफोर्ड है। आइल्स मुझे 5.5 चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट में हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे उसको थीसिस चाहिए था। एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ पे हमने लिख लिया कि हमें ये 1 जून से स्टार्ट हो रही है, ये 15 जुलाई जो है ये इसकी डेडलाइन है। एप्लीकेशन थ्रू पोर्टल है, ठीक है। याद रखिएगा कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन 2 तरीकों से लेती है। या तो वो अपने डायरेक्ट पोर्टल से लेती है,
और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एक अलहदा से ऑर्गेनाइजेशन है या थर्ड पार्टी, उसको कहते हैं यूनी असिस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है यूनी असिस्ट को दें, वो आपकी एवेल्यूएशन करेंगी, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, तो वो आपकी जो है ना एप्लीकेशन उसको फॉरवर्ड करेगी यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वो आपको फिर एडमिशन दे देगी। ठीक है, यूनी असिस्ट जो है ना वो चार्ज करती है, पहली जो उसकी एप्लीकेशन होती है उसकी फ़ी होती है 75 यूरो। उसके बाद अगर आप सेकंड एप्लीकेशन ड्रॉप करते हैं उसी टेक में, तो वो आपकी फ़ी आई थिंक 30 यूरो कॉस्ट करते हैं। उसके बाद फिर 30 यूरो, फिर 30 यूरो, फिर 30 यूरो, चाहे जितने भी हैं। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपने सिंपली क्या किया, आप जा रहे हैं यहाँ पे गूगल पे। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे थे वहाँ से आपने सारी इन्फॉर्मेशन उठाई। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका लिंक क्रिएट हो गया, इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करके फिर आप एक्सेल की शीट पे आएंगे, यहाँ पे डॉट पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है कि अब आपने देख लेना किस किस रिक्वायरमेंट आप पूरा उतर रहे हैं, उसको फिल कर लेंगे। उस यूनिवर्सिटी को आप शॉर्टलिस्ट करते जाएं। अब एक यूनिवर्सिटी मैंने आपके सामने शॉर्टलिस्ट कर दी हुई है। ठीक है, अब इसी तरह ये यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें, ये सारी शॉर्टलिस्ट की हुई है मैंने। ठीक है, ये इसी फील्ड के रेलिवेंट है, ये हमें शॉर्टलिस्ट की हुई है, उनके आगे लिंक्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ही एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हुई है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हुआ है, ये डॉट लिंक हमने कॉपी किया हुआ था, इसको हम सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे, गूगल पे आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपको ये आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे उनकी वेबसाइट में बोला सबमिट एप्लीकेशन पाया वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उनका पोर्टल आ जाएगा। अब ये पोर्टल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ रही है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट वगैरह, आपके ईमेल चाहिए, आपका लॉगिन चाहिए। रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एप्लीकेंट अपने लॉगिन डिटेल डालेगा, उसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली एक ऑप्शन होएगा कि लेटर ऑफ मोटिवेशन आप या पासपोर्ट आपने सिंपली वो वहाँ पे आपने जो है ना वो अपलोड करते जाना है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको तरीका बता दिया यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करने का। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपकी हो गई, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट वैलिड। वैसे तो 1 ईयर उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान हैं, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद का वेटिंग टाइम जो है वो तकरीबन 7 से 8 माह है, तो आपका जो पासपोर्ट है ना उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 2 ईयर होनी चाहिए, ये रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, जब डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन उसमें आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट जो है वो रेडी रखें, वैलिड हो। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी जो बैचलर डिग्री वो दोनों HEC से अटेस्टेड, स्कैन और आपके सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो है वो होनी चाहिए, आइल्स, टॉफल या इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। अब ये देखिए, जो मैंने बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसको शॉर्टलिस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था 5.5 हमें बैंड्स चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब आप किसी और यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो ऑप्शन आपको ये देंगे कि या तो हमें आइल्स चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। अब मेरे केस में क्या था कि मेरे पास आइल्स भी था, लेकिन मेरे 7 बैंड नहीं थे। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी क्या कह रही थी, या तो हमें C1 चाहिए आइल्स में, या फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना आप हमें वो दे दें। मैंने क्या किया, पोर्टल के ऊपर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी जो बैचलर डिग्री थी जहाँ से मैं की, जिस यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने इशू करवा के वो मैंने अपलोड किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ सीगन जो है वहाँ से मुझे उस बेस पे एडमिशन मिला। ठीक है, और इस चीज़ का एम्बेसी भी कोई इशू नहीं करती। हाँ, मुझे इंटरव्यू में एम्बेसी ने कहा कि डू यू हैव आइल्स, तो मैंने सिंपली ये कहा कि हाँ मेरे पास आइल्स है, बट मुझे एडमिशन जो मिला है वो MOI बेस मिला है। ठीक है, और मुझे मेरी जर्मन यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सीगन, उसने आइल्स एग्जाम्पशन लेटर दे दी है। आइल्स एग्जाम्पशन लेटर क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो जहाँ से आप डिग्री करने जा रहे हैं वो आपको लिख के दे देती है कि ये इस बंदे का हमने MOI बेस पे एडमिशन किया है, हमें कोई इशू नहीं है, आप मतलब ये बंदा आइल्स से एग्जेम्प्टेड है, इसको आइल्स की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी कोई इशू नहीं करती यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर,
लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसको कहते हैं, LOM भी कहते हैं, ये आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अभी मैं देख रहा था जिस प्लेटफॉर्म से हम इकट्ठे हैं आज, उस प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो कैसे लिखना है वो सारा बता दिया। अगर हम इस पर बात करेंगे तो अगली चीज़ें कवर नहीं होंगी। उसके बाद हमारे पास अपडेटेड CV होनी चाहिए। CV योर पास भी हो, चूँकि आप यूरोपियन यूनियन जो है उसमें अप्लाई कर रहे हैं और आप उसी फॉर्मेट में योर पास में टैबुलर फॉर्मेट हो। वो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं लिखा भी होता है कि टैबुलर में चाहिए, कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कोई बात नहीं हमें बस योर पास में चाहिए, ठीक है। वो आपने अपनी CV अपडेटेड उनको वो भी देनी है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपका सेशन हो चुका है मेरे नॉलेज के मुताबिक। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, कम से कम आप 2 बनवा लें, अपडेटेड हो। जहाँ से आपने बैचलर डिग्री की है आप सिंपली वहाँ से जो प्रोफेसर आपके हैं उनसे आप इशू करवा लें, ठीक है। और पासपोर्ट की हमने बात कर दी हुई है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वो थे जो आपको एडमिशन के टाइम चाहिए। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइल्स नहीं मांग रही। अगर आप जो है आइल्स करना शुरू हो गए, यूनिवर्सिटीज़ बाद में शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और मैंने पहले मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेस पे आपको जो है एडमिशन देती है। उसके बाद 2 तरीके हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का पोर्टल है या यूनिवर्सिस्ट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्सिस्ट में आपको जल्दी से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सिस्ट, ये मेरा लॉगिन, मैंने इसको साइन इन किया, ये यूनिवर्सिस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने माई एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स पे आना है। यूनिवर्सिस्ट क्या करता है कि ये इसने आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अब ये देखिए यूनिवर्सिस्ट को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आइल्स, आफ्ताब, PDF, रिकमेंडेशन, CV, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज, आइल्स, पासपोर्ट, इंटर्नशिप, बैचलर डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर, ये मैंने सब उसको दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सिंपली जैसे डॉट पे सर्च किया, यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो आएंगी ना उनकी फ़ी होगी, ठीक है, वो अपने माइंड में रखना है। ये एक दो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपके सामने के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया। अब यहाँ पे देखें, मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे हौसले ऑनस्पर्ट में ये कोर्स है। अब यहाँ पे 75 अप्लाई फी है। यहाँ पे कुछ आंसर करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इनका चलान जनरेट होगा, वो आपने यूरो में पे करना है, सबमिशन हो जाएगी, ठीक है आपकी। यहाँ पे फिर माइंड बॉक्स में आप ट्राई करेंगे। ये तकरीबन ले लेते हैं टाइम आपका तकरीबन 4 to 6 वीक्स, ठीक है। ये इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना उसको फॉरवर्ड कर देती है आपकी एप्लीकेशन को, और यूनिवर्सिटी आपको डिसीजन दे देती है, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट के आपको एडमिशन आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, एडमिशन आपने सिक्योर कर लिया। उसके बाद आपने आपकी जो एम्बेसी है ना, जो जिनका ताल्लुक पंजाब से, KPK से, पेशावर, लाइक ये इस एरिया से है, वो सारे उनके लिए है जर्मनी एम्बेसी इस्लामाबाद, और ये जो सिंध वगैरह से उनके लिए कराची कौंसलेट है। तो आपने क्या करना है कि जर्मनी एम्बेसी इस्लामाबाद की स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लेनी है। अब वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको अपना पोर्टल दिखा देता हूँ। ये एम्बेसी का पोर्टल है, ठीक है। स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। जी जी। इसमें आपको सबसे पहले पासपोर्ट एम्बेसी को चाहिए, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप मास्टर में जा रहे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप होगा आपका बैचलर की डिग्री, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, उन दोनों को मर्ज करके आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके बाद रिकग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे एक कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको एकदम से एक बहुत बड़ा जो है ना वो शौक लगता है। वो शौक क्या होता है कि जैसा कि इकरा यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ना वो यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि वो ब्लैक लिस्ट में है या रेड लिस्ट में है, उनका स्टेटस क्लियर नहीं है। तो उसके लिए जो जर्मनी है ना उसने एक अलग से पोर्टल बनाया, ठीक है। वहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है ना उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी जर्मनी में स्टडी करने के लिए, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्लियर है, आपकी डिग्री के ऊपर कोई डाउट नहीं है, आपके दर से कोई डाउट नहीं है, आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसकी रिकग्निशन है या नहीं जर्मनी में, वो कैसे चेक करनी है, वो यहाँ पे आना है। ये nabiankmk.org वेबसाइट है। यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने पहले कर दिया हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद प्लेस, चूँकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे गुजरात, पंजाब
अब टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये हॉस्टल ये यूनिवर्सिटी को ही कहते हैं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी सर्च किया गुजरात, तो उसका रिजल्ट नीचे आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। आगे है लोकेशन गुजरात, इंस्टीट्यूशन ऑफ टाइप हॉस्टल मतलब यूनिवर्सिटी, स्टेटस है H+, यानी कि हायर एजुकेशन मतलब H+ इसका स्टेटस है। अब आप सभी अपनी यूनिवर्सिटीज जो है उनका ऐसे ही स्टेटस चेक कीजिएगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में स्टिल हैं जिनका स्टेटस H नेगेटिव है, ठीक है। उनको क्या करना पड़ता है कि ये जो एम्बेसी का पोर्टल है यहाँ पे उनको इनएपियन एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसकी भी 200-300 यूरो फी होती है। लेकिन जिन बच्चों की बैचलर डिग्री जो जहाँ से उन्होंने की है उनकी डिग्री का स्टेटस H+ है, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिंपल ये स्क्रीनशॉट जो है ना या इसका PDF डाउनलोड हो जाता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, आप उसको डाउनलोड करके वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना होता है, ठीक है। रिकॉग्निशन प्रूफ ऑफ एडमिशन टू अ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज करवाती जो पार्ट टाइम है, लेकिन जर्मन वैसे पाकिस्तान, इस्लामाबाद एंड कराची काउंसिल वो उसको कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं कि हम उसी को वीज़ा देंगे जो जर्मन का फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम में जा रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना एडमिशन लेटर और अपनी इनरोलमेंट जो है ना लेटर उसको करना होता है। आगे है इंटेंशन टू स्टडी फ्रीली रिटन लेटर, एक लेटर मोटिवेशन आप लिखते हैं एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी को, ठीक है। वो आपका होता है somehow academics, ठीक है। वो प्योरली एकेडमिक्स जो है ना वो आपको प्रेजेंट करता है। और जो एम्बेसी का होता है ना उसमें आपको कवर करना होता है कि मैं कौन मैंने क्या पढ़ा है, उसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल क्यों मैंने सेलेक्ट की है, मैंने इस कोर्स को क्यों सेलेक्ट किया है, वाई जर्मनी एंड व्हाट आर माई फ्यूचर प्लान्स एंड कंक्लूजन जो रिमार्क्स आते हैं। उसके बाद CV चाहिए जर्मन एम्बेसी को, उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल चाहिए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर तो आपका एडमिशन IELTS बेस पे हुआ तो आपने यहाँ पे IELTS अपलोड करना है। अगर IELTS बेस पे नहीं आपका एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस पे तो आपने सिंपली एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी को मर्ज करके अपलोड करना है। फिर यहाँ पे एम्बेसी को चाहिए होता है बर्थ सर्टिफिकेट। अब मैं 2 लोगों को जानता हूँ जिन बंदों ने एडमिशन को सिक्योर किया है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट जब वो ज्वाइन करने लगे हैं तो वो गए अपनी यूनियन काउंसिल, जहाँ वहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने गए। वो सेक्रेटरी साहब आगे से कहना जी आपका नाम ही नहीं है, तो उन बंदों ने तकरीबन 1 से 1.5 माह इतने पैसे लगाए, चक्कर लगाए, अखबारात में अपने नाम वगैरह इश्तहारात दिए, तो उसके बाद टाइम वेस्ट हुआ डेफिनेटली उनका। तो उसके बाद उनको इशू हुआ। तो ये भी अच्छी बात है अगर आप पहले ही आप देख लें अपना स्टेटस क्लियर है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, यानी कि ब्लॉक अकाउंट। यानी कि जो ब्लॉक अकाउंट का क्या होता है कि जर्मनी ने ना एक रूल रखा हुआ है। अब देखिए इटली का क्या रूल है कि आपके पास 12,000 यूरो या 10-12,000 यूरो आपकी HBL का अकाउंट है, UPL का, या जिसमें भी पड़े हों, और प्रॉपर उनके मतलब प्रूफ हो, सोर्स ऑफ फंड्स, आपके टैक्स रिटर्न्स वगैरह हो। लेकिन जर्मनी में ये सीन नहीं है। आज तक ब्लॉक अकाउंट की वजह से लोगों को अगर आप जर्मनी जो है वहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जर्मन अकाउंट ओपन करवाएंगे, ठीक है। उसकी सर्विसेज एक्सपैट्रियो भी है और एक और भी है, वो प्रोवाइड करते हैं। आप सिंपली क्या घर बैठ के अपना अकाउंट जो है उसको साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, वहाँ पे अपने डिटेल्स, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो आपको ना एक बैंक डिटेल्स दे देते हैं, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके अंदर आपने सिंपली UBL में या मेज़ान में जाके 12,000 यूरो पाकिस्तानी करेंसी में जितना भी बनता है, 38 लाख बनता है, 38 या 39 लाख, वो आपने ट्रांसफ़र करना होता है। तो आपको वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। एम्बेसी जो है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है ना कहाँ से पैसे लेके आए, आपने प्लाट बेचा है, सोना बेचा है, नो, उनको कोई नहीं है। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, अब ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये आपको फ्री मिलेगा। वो जहाँ से आप ब्लॉक ओपन करवा रहे हैं वही आपको देंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस भी देंगे और हेल्थ इंश्योरेंस भी वो आपको देंगे। जब आप जर्मनी पहुँचेंगे तब ये हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कटेगी। इसके बाद है रेजिडेंट परमिट इन कंट्री ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि आपका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान
में जो पाकिस्तान में जो आपको इशू हुआ है वो चाहिए। टोटल 12 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। अभी चूँकि क्वेश्चंस आपके मुझे पता हैं इसको, लेकिन बाद में करते हैं। ये आपने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर ली, इसके बाद क्या होगा कि आप उस लाइन में लग गए हैं। जब आपकी बारी आ जाएगी आपको सबमिशन का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। जब आपकी सबमिशन ऑप्शन शो हो जाएगा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। अगर सपोज करें कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे कोई मतलब लूप होल या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो एम्बेसी क्या करती है, जो वीज़ा ऑफिसर आप घर बैठे हुए हैं, वीज़ा ऑफिसर आपके तमाम डॉक्यूमेंट को चेक करता है, वेरीफाई करता है। जहाँ पे उसको कोई चीज़ या मतलब कहीं पे कोई डाउट है, कुछ आप उसको चीज़ चाहिए, वो सिंपली आपको कमेंट करता है, आपको मेल आता है, आप पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं अच्छा वीज़ा ऑफिसर ने ये ईमेल किया है कि आपको इनरोलमेंट चाहिए। मुझे भी वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि आपको इनरोलमेंट जो है ना वो सबमिट करवानी है। मैंने सिंपली उसको कमेंट किया कि भाई अभी मेरे पास इनरोलमेंट नहीं है, मेरी तो इनरोलमेंट 16 जुलाई को शुरू होगी। उसने बोला ओके नो इशू, 16 जुलाई 6-7 दिन बाद है, आप जब आपकी इनरोलमेंट आती है आप अपलोड कर देना। मुझे इनरोलमेंट मिली 22 जुलाई को, तो मैंने उसी दिन अपलोड किया। नेक्स्ट वीकेंड था, मंडे वाले दिन मुझे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ गया। वो मेरी अपॉइंटमेंट थी 30 जुलाई को हुई, और उसके बाद 30 जुलाई के बाद 7 अगस्त जो है ना 9 अगस्त तब मुझे वीज़ा रिसीव हो गया। तो ये जो है ना बहुत स्मूथ है, थोड़ी सी पेशेंस आपको जो है ना वो रखनी पड़ती है, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है, सब्र जो है सब्र शुक्र करना पड़ता है वो आपको साथ। लेकिन ये है कि वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हो। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको हमने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। इनको अपने माइंड में अगर नहीं रखेंगे तो हम मतलब अपना टाइम वेस्ट करेंगे। वो टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? आज डेट है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त है। अभी जो विंटर इनटेक है उसकी एडमिशन जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अभी आगे इनटेक आ रही है समर इनटेक, ठीक है। अब समर इनटेक जो है ना आपकी, वो उसके एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे? वो स्टार्ट होंगे तकरीबन सितंबर से, ठीक है। अब आपके आपके जब एडमिशन जो मतलब हर यूनिवर्सिटी की ना डिफरेंट डेडलाइन है, ये अपने अपने माइंड में रखना है। वो अपनी शॉर्टलिस्ट की होंगी। तो होता क्या है कि आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग पे आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में लगता है एडमिशन आ सकता है, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, आपने बगैर सोचे समझे जो है, बेशक आपका कोर्स फेवरेट नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी या सिटी किसी टाउन में आपने एडमिशन सिक्योर करना है, ठीक है। जब आपका एडमिशन सिक्योर हुआ आपने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लेनी है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आफ्ताब आ रही है। दूसरा ज़रा इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट कीजिएगा ताकि एक 1 आवर की टाइमिंग होती है इसकी, ताकि हम एंड पे Q&A का सेशन भी कर सकें अगर किसी का कोई क्वेश्चन। ओके 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 जी। अच्छा, आपने क्या करना है कि एडमिशन सिक्योर करना है, ठीक है। जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है आपने सिंपली वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करनी है, लेकिन आपने उसी के ऊपर नहीं बैठे रहना। क्यों? क्योंकि वो जो एडमिशन सिक्योर किया उसकी क्लासेस में भी 5 या 6 माह जो है ना उसके बाद स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको लेट अराइवल देती हैं, कुछ डेफरमेंट देती हैं कि अगर आप इस सेमेस्टर में नहीं आ सकते तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप आ जाइएगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं कि नहीं, अगर आप नहीं आ सकते तो एडमिशन जो है वो नहीं हम मज़ीद एक्सटेंड कर सकते। तो आपने क्या करना है कि अगली जो इनटेक आ रही होगी ना उसमें भी आपने एडमिशन ज़रूर अप्लाई करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएँ। जब आपकी सबमिशन आएगी ना, जब वैसे आपको फिर ऑप्शन देती है, आप अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाने हैं जिस यूनिवर्सिटी के चाहे अकॉर्डिंगली। अब मुझे टू डॉटमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉटमेंट से एडमिशन सी हुआ, मैंने उसकी बेस पर जो है ना वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर ली। अब वो कोर्स मेरा फेवरेट नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ सीगन और बेलफोर्ड में मुझे बाद में एडमिशन आया, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सीगन जो है ना उसके डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, तो मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको ज़रूर अपने माइंड में रखनी चाहिए, एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करें। उसके अलावा शुमायम, आई थिंक हमें अभी क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच आफ्ताब। और अब आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है आप चैट में भी पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस करके आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। जी मोहम्मद।
अच्छा, मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि जर्मनी में आपका फॉर एग्जांपल जो स्टडी गैप है कितनी देर तक एक्सेप्टेबल है, कितने इयर्स का? जी ठीक है। जर्मनी स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है, ये ना तो एम्बेसी इशू करती है ना यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि आप उस स्टडी गैप को जस्टिफाई कर सकते हो। वीज़ा ऑफिसर ज़रूर जो है ना वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि भाई आपका इतने साल स्टडी गैप है, तो आप जो है ना कहाँ थे, तो आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो आपने बताना है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि 9-9 साल भी लोगों का स्टडी गैप उनके वीज़ा आए हैं, ठीक है, वो स्टडी गैप का इशू नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि चैट में कि इंटरव्यू के लिए कितना टाइमिंग, आई थिंक सो वो उन्होंने एक्सप्लेन कर भी दिया है कि 7 to 8 मंथ का टाइम पीरियड है जिसमें आपको ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि जो जर्मनी वैसे इस्लामाबाद है वहाँ पे वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ चल रहा है, और जो कराची काउंसलेट है वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 माह चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा साहब, एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपके साथ करना चाहूँगा। आपने वो एग्जाम्पशन ऑफ लेटर की बात की थी आइल्स के लिए, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये ना समझें कि हम आइल्स ना करें, हम उस लेटर पे रहें। तो अगर आप आइल्स नहीं करेंगे तो वो आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी। मैंने ये चीज़ पे इसलिए फोकस किया है कि आपने जो आइल्स करते हुए जो आपने मतलब एक गैप लेना वो अपना लें। आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करें, जो यूनिवर्सिटीज़ आइल्स जो मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे लेटर होता है, आप वहाँ पे एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो अप्लाई करें, ठीक है। और आइल्स आप जरूर करें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाएंगे। डॉटमेंट में मुझे आइल्स बेस पे एडमिशन मिला था, ठीक है, उस बेस पे मैंने वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन किया। अगर मैं आइल्स ना करता, मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के आसरे बैठा रहता, तो मैं अभी भी बैठ के वेट ही करता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि पीएचडी के लिए भी क्या सेम प्रोसेस? पीएचडी के लिए जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन है, वो मैंने आपको डार्ट वेबसाइट बताई है। अभी मैं चूंकि मास्टर जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो डार्ट के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चूंकि अभी अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो बाकी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो भी एक बेसिक क्राइटेरिया जो है वो ऑलमोस्ट हर कंट्री का सेम ही होता है, चाहे वो मास्टर है या बैचलर्स है या पीएचडी है। जिस कुछ एग्जाम्पशन या कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आपको आ जाती हैं पीएचडी के लिए। लाइक अगर पीएचडी में आप कर रहे हैं तो आपका थीसिस होना चाहिए, आपके रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लाइक हर फील्ड के अंदर आप जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, डॉक्टरेट के लिए, आपके पास उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये जो हम मतलब जब आप इंशाल्लाह, मेरी दुआ है कि सभी के वीज़ा आ जाएं। जब आपके वीज़ा आ जाएंगे देन यू विल रियलाइज के एडमिशन जब आ जाता है ना तो वीज़ा भी लग जाता है। आप एडमिशन लेने बस। अभी एक क्वेश्चन मेरी आंखों से गुजरा है कि बैचलर के लिए भी ये प्रोसीजर है। अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आपकी पाकिस्तान से 13 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। आप यूरोपियन यूनियन में अगर जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपने अगर इंटरमीडिएट की है तो बैचलर में एडमिशन नहीं ले सकते आप। उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 सेमेस्टर पाकिस्तान से किसी भी यूनिवर्सिटी जिसका स्टेटस H+ है, वहाँ से आपको लगाने पड़ते हैं। फिर वो 2 सेमेस्टर के आप ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं, HEC से अटेस्ट करवाते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी को देते हैं, एडमिशन मिलता है, तो एम्बेसी भी कोई इशू नहीं करती, एम्बेसी आपको एडमिशन चैलेंज नहीं करती। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जर्मनी में ये है कि अगर आपका कोई स्पॉन्सर जैसे ब्रदर हो या फादर हो जो जर्मनी में है, तो उसकी बेस पे आपका ब्लॉक अकाउंट यूज नहीं होता, उनकी कोई मेरे ख्याल से बैंक स्टेटमेंट या इस तरह की कोई मामला यूज होते हैं। इसके लिए मैंने ये पूछना था कि आपका फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, मेरा ब्रदर जर्मनी में है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको कितना टाइम उधर हो गया हो और उसकी कितनी सैलरी हो तो फिर वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है विदाउट ब्लॉक अकाउंट, इसके बारे में बता दो। इसके लिए ना उनको उनके कंसर्न जो फॉरेन ऑफिस जैसे हमारी यूनियन काउंसिल वगैरह होती हैं, उस ऑफिस में जाना पड़ता है। वहाँ पे उनको मतलब देखें ना, वो आपको तभी स्पॉन्सर कर सकते हैं कि पहले वो स्टेबल हैं। उसके लिए उन्होंने एक कैटेगरी रखी हुई है कि अगर उनकी पर ईयर इतनी इनकम है, ठीक है, उनके पास अकोमोडेशन और सिक्योर है, वो खुद उनकी प्रॉपर जॉब है और इतने उनके पास फाइनेंसेस हैं कि वो आपको जो है ना वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो देन उनको अलाउ किया जाता है। ये अब आप अपने भाई का जो स्टेटस फ़ोन से पूछें, वो वहाँ से कंसल्ट करें, उसके बाद
वो आपको इशू करवा सकते हैं, बाय द वे अंकल चाचा जो भी हैं वो करवा सकते हैं। अच्छा सर, जो आपने बताया है इन प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप्स भी होती हैं या सब के सब जो है ना उनमें पे करनी होती हैं? नहीं, बिल्कुल डार्ट स्कॉलरशिप्स हैं, और अगर आपके पास डार्ट स्कॉलरशिप है, डार्ट स्कॉलरशिप बेसिकली जर्मनी की स्कॉलरशिप है, तो अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, आपने वो सिक्योर कर ली है, तो आपका प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोसेस होता है, आपका इतना वेटिंग टाइम भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इसके लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एकेडमिकली आप बहुत स्ट्रांग हो, तो सिक्योर कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। अच्छा सर, मेरा एफएससी में भी 80% है और मैट्रिक में भी 79 पॉइंट समथिंग है, तो आई गेस ये एलिजिबल है या नहीं? बैचलर के लिए यस सर, बैचलर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। और सेकंडली मेरा अभी एडमिशन मेरा हुआ है उसमें सरहद यूनिवर्सिटी में जो पेशावर में है। आई गेस कि ये रजिस्टर्ड है, तो उसका सेकंड सेमेस्टर अभी चल रहा है। तो ये इस तरह हो सकता है कि मैं अगर यूनिवर्सिटी से एज अ होप सर्टिफिकेट कर लूँ कि मेरी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होंगे और मैं क्वालिफाई कर लूँगा, तो क्या इस तरह हो सकता है कि मेरे 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन को वैलिड कर लें, उसकी पूरी हो जाए? पहली तो बात मैटर का सर्टिफिकेट कोई लेगा नहीं, दूसरी बात मतलब वो ना वैसे भी चलेगा ना, यूनिवर्सिटी जो है वो मांगेगी, ठीक है, लेकिन बैचलर में जो है ना वो मांग सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 2 सेमेस्टर प्रॉपरली कंप्लीट करने पड़ेंगे, उनका रिजल्ट आपको पेपर में लेंगे, अपने जो कंट्रोल एग्जामिनर हैं वहाँ से उसको फिर टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद जो है ना वो फिर आप एडमिशन अप्लाई करेंगे। होप लेटर तो तभी होता है ना जब आपके तकरीबन 7वां सेमेस्टर एंड हो गया, 8वां सेमेस्टर चल रहा है, तो वो जो आपकी यूनिवर्सिटी फिर आपको होप लेटर देगी कि हाँ इसके ग्रेड्स पहले भी अच्छे हैं और हम ये उम्मीद है हमें कि ये जो है ना कंप्लीट कर लेगा अपनी डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम दाद स्कॉलरशिप के लिए एक सेपरेट सेशन भी अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। श्योर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एडीपी इन फिजिक्स करने के बाद इंडक्शन में एडमिशन लिया है, तो क्या वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट ही होगा, अप्लाई कर सकते हैं वो? अगर तो आप बैचलर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर आप एडीपी जो है ना उसकी बेस पे आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं मास्टर्स के लिए करना चाह रही हूँ, बैचलर्स कंप्लीट हो गया, इंडक्शन में एडमिशन लिया था। जी, जो मास्टर है आपका वो कितने ईयर का है, 4 ईयर है? नहीं नहीं, मैंने बैचलर्स 4 ईयर किया है, मतलब एडीपी करने के बाद मैंने बीएस लेटरल एंट्री की थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। असल में आपका ये मतलब है कि आपने एडीपी की, उसके बाद इंडक्शन में गए, उसके बाद आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, आप मास्टर कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ओके, तो इसके लिए मतलब कोई सीजीपीए वगैरह रिक्वायर्ड होता है कि मतलब इससे ज्यादा हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर? स्कॉलरशिप इटली वाला तो सीन नहीं है, एडमिशन जो है ना वो आप सिक्योर जो है वो कर लें आप। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। आफ्ताब, एक ये चीज भी क्लियर कर दें स्टूडेंट्स को, मोस्टली स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। अब ये उन्हें बता दें कि अगर आप जर्मनी में एडमिशन सिक्योर कर रहे हैं दाद के अलावा, तो आपकी जस्ट ट्यूशन फी जो है वो फ्री है। बिल्कुल 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 ऐसी आपकी यूनिवर्सिटी की कोई फी नहीं है, आपको सिर्फ 6 माह यानी कि आपका जो एक सेमेस्टर है ना उसकी फी होती है 300 से 400 यूरोस, वो देनी पड़ती है, लेकिन वो भी आपकी होती है लाइब्रेरी कार्ड, यूनिवर्सिटी की जो है जो फैसिलिटीज है उसकी सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा जो जर्मनी के अंदर या उसकी स्टेट के अंदर जितनी भी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी आपकी उसी कार्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री होती है। तो बेसिकली वो आप फैसिलिटीज का पे करते हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी की कोई फी नहीं है। अब इटली में फी है ना तो स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो एक हाई क्रिएट हो गया जी, स्कॉलरशिप है, यही आपके लिए स्कॉलरशिप है कि आपका एडमिशन हो गया पब्लिक यूनिवर्सिटी में। अच्छा साहब, चैट में एक मैसेज है कि मेरा आइल्स में 7 बैंड्स हैं जो कि जून 2027 में एक्सपायर होगा, तो एडमिशन के बाद एम्बेसी में इशू तो नहीं होगा उसके हवाले से? नहीं, अगर आपका उस बेस पे एडमिशन हो गया तो आपकी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस जो है या फिर आपके जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको लेटर भी दे देंगे कि हमें एडमिशन में कोई इशू नहीं है, ये हमने इसकी जो आपका जो एडमिशन होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि हमने इसकी सारी वैल्यूएशन कर ली हुई है और इसने अपनी लैंग्वेज स्केल इंग्लिश वगैरह वो सारा फुलफिल कर लिया है, ऐसी कभी भी आपके एडमिशन को चैलेंज नहीं करती। और हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अगर आपका एडमिशन वो IELTS एक्सपायर्ड भी है ना, तो
2-3 माह भी गुजर गए हैं, 4 माह भी गुजर गए हैं, बैचलर्स को एंटरटेन करती है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। तब एक और क्वेश्चन है, अगर आप चैट में पढ़ सकें, काफ़ी लेंथी है, कि आई हैव अप्लाइड फॉर मास्टर्स इन जर्मनी and I got an offer letter from Constructor University, but their fee is very high. They gave me time till December, and few days ago I received a call from Constructor University advisor, and they asked me for selecting the financial options. And first option is full tuition fee and 6,000 euros and 7,000 euros student deferral amount. Can you please guide me? What should I need to do? ठीक है, अभी ये पाकिस्तान है? Yes, sir. ओके ओके। इसके लिए आप क्या करें, आपके क्या ठीक है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन की हुई है या नहीं इस बेस पे? नो सर, मैंने नहीं अभी ज्वाइन की हुई। ठीक है, ये एडमिशन आपको कब मिला है? सर 2 मंथ होने वाले हैं और मुझे यूनिवर्सिटी की इसलिए कॉल आई थी क्योंकि उन्होंने जुलाई 27 की डेट रखी हुई थी कि मैंने 1000 यूरो इनिशियल डिपॉजिट करवाना है। ओके। तो वो मैंने नहीं था करवाया क्योंकि बाकी सारी, क्योंकि मैं वो सबमिट करवा देती तो बाकी ट्यूशन फी अगर ना अरेंज होती तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे कि एक 6000 मेरी स्कॉलरशिप थी और 13,000 मैंने एक इकट्ठे पे करना था, और सेकंड ये था कि 6000 मैं पे कर दूं और बाकी 7000 आफ्टर स्टडी पे करूं। तो वो मुझे उसके रिलेटेड कुछ गाइड कर दें। ठीक है, अगर तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सीजीपी आपका 3+ 2.9 प्लस है ना, तो देन आई विल सजेस्ट यू दैट कि आप क्या करें, ये आपकी मिस्टेक है, आपने 2 मंथ इसी बेस पे बस इंतज़ार किया है। आपको चाहिए था एज सुन एज पॉसिबल आप वेटिंग लिस्ट को इसी एडमिशन के साथ ज्वाइन करते, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट इंटेक के लिए एडमिशन अप्लाई करते, जब आप, और इनको भूल जाएं, इनको ब्लॉक कर दें, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तब का आपका एम्बेसी का वेटिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा या 1-2 माह रह जाएगा। फिर आप क्या करें, बिल्कुल इजी चिल सीन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स रिप्लेस करें, इस यूनिवर्सिटी को फारिग करवाएं और अगली जो यूनिवर्सिटी है उसको आप वेलकम करें। सर एक्चुअली मैंने खुद अप्लाई किया था तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि वेटिंग लिस्ट भी ज्वाइन करते हैं। हाँ, वो मैंने आपको बताया ना, वैसे का पोर्टल भी दिखाया, आप उसको जो है वो ज्वाइन करें। आप इस कम्युनिटी के साथ, ये जो शुमान जिसको लीड कर रहे हैं, आप इसके साथ कनेक्टेड रहें, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप के लिए एसओपी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सीजीपी? स्कॉलरशिप के लिए कौन सी स्कॉलरशिप के लिए? डार्ट की बात कर रहे हैं ये? अगर तो आप डार्ट की बात करें ना, डार्ट स्कॉलरशिप, तो उसके लिए जिन लोगों को डार्ट स्कॉलरशिप मिली है उसमें उनकी प्रोफाइल एक तो बहुत अच्छी थी, सीजी पे बहुत हैंडसम था उनका, ठीक है। एकेडमिकली वो जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसके अलावा उनकी जो एसओपी, जिसको हम इन अदर वर्ड्स लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, वो भी उनका बहुत अच्छा था। उनके पास रिकमेंडेशन लेटर्स भी थे उनके पास। अगर उनका गैप है तो प्रॉपरली फील्ड में जो है ना उनकी ग्रिप भी थी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कंपटीशन में आपको प्लस पॉइंट देती हैं। तो आपकी प्रोफाइल जितनी भी देखें जी, अगर 2 सीट्स हैं, 10 लोग हैं, तो डेफिनेटली वो उसी को देंगे ना स्कॉलरशिप जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा एडनेक्स्टा का ग्रुप है, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्री टू आस्क। आफ्ताब भी उसी ग्रुप में मौजूद है, इंशाल्लाह वो आपको रिस्पांस कर देंगे और इंशाल्लाह हम जो है इसका डॉक्यूमेंट भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, एंड आफ्ताब थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से गाइड किया सबको, और इंशाल्लाह हम मज़ीद इस सफ़र को जारी रखेंगे। आज हमने जर्मनी का किया है, इंशाल्लाह हम दात के लिए भी एक्स्ट्रा करेंगे और फर्दर इंशाल्लाह हम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको फर्दर हम करते जाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम इंग्लिश कंट्रीज़ की तरफ भी मूव होंगे, जिनमें यूएसए, कनाडा और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे।
inshallah. Thank you so much everyone for coming. Thank you so much, Aftab. Okay, thank you. Best of luck. Allah Hafiz.